नमस्कार दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पृथ्वी पे भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले बलों के बारे में। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं जियोमॉर्फोलॉजी की श्रृंखला के अंतर्गत, आप जाइएगा उनको देखिएगा। उसमें हमने आपको इससे पहले का जो टॉपिक था एरी उपराट की संकल्पना भू संतुलन के सिद्धांत में बताया था। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में। दरअसल हम देखें तो हमारी पृथ्वी पर आप अगर जब एक दृष्टि से देखें तो जितने भी आपको उच्चावच हैं आपको एक तरीके से स्थिर लगते हैं, लेकिन जब आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जितने भी उच्चावच हैं वो सब चलयमान हैं, मतलब वो अस्थिर है, स्थिर नहीं है। चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे पठार हो, चाहे महासागर ले लीजिए, सब कुछ क्या है, चलयमान है। तो आखिर वो ऐसा कैसे है उसके हम देखेंगे तो उसमें उत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो जो बल है उस पर काम करते हैं तो वो दो तरीके के बल होते हैं, एक होता है अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। लेकिन अगर जो हम बात करेंगे तो एक बल होते हैं जो काफ़ी मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको जो दिखाई देने वाले बल हैं, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इनसे उत्पन्न बल आपको दिखाई देते हैं। लेकिन जो कुछ बल होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, जैसे आप देखें तो पर्वतों का निर्माण हो गया, महाद्वीपों का सागर नितल प्रसरण हो गया, ये सब आपको दिखाई नहीं देते। लेकिन मुख्य रूप से अगर जो हम बलों को बांटे तो हमें देखने को मिलता है उनकी उत्पत्ति मूल के आधार पर हम बलों को दो भाग में बांटते हैं, एक है अंतर्जात बल, दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं, और जो बाहर लगने वाले बलों को हम बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल जो होते हैं वो पृथ्वी के धरातल पर बहुत से स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं, और जो बहिर्जात बल होते हैं वो उनको समतलीकरण का कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से बल हैं। पीछे चार्ट बना हुआ है, चार्ट के आधार पर हम आपको बताएंगे। हालांकि इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए हम आपको जो बात करेंगे तनाव में जब चटकन, भ्रंशन, इन सब की बात करेंगे, या हम बात करेंगे वलन की, इन सब के बारे में हम आपको सेपरेट अलग अलग टॉपिक में हम इनको बताएंगे। और ये इसमें इस टॉपिक में जैसे ये बहिर्जात बल है, ये काफ़ी ज़्यादा इस पर नदी हो गया, भूमिगत जल, पवन, हिमानी, सागरी जल, इन सब के ऊपर एक अलग अलग सेपरेट रूप से वीडियो बनेगा। लेकिन आइए मैं आपको पहले बता देता हूँ कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। दरअसल हम बात करेंगे स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले बल जो है वो मुख्य रूप से दो पार्ट में उनको डिवाइड किया गया। एक है अंतर्जात बल, दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल मतलब इंडोजेनेटिक फोर्स, दूसरा है बहिर्जात बल एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब अंतर्जात बलों की अगर जो बात करेंगे, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होते हैं, वो मैंने अभी आपको बताया है। इसको मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है पटल विरूपणी बल, दूसरा कौन सा है, आकस्मिक अंतर्जात बल। दरअसल मैंने अभी बताया आपको कि जो बल होते हैं पृथ्वी पर दो तरीके से लगते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात बल। और अंतर्जात बलों के अंतर्गत मैंने दो बताया, एक होता है जो आपको तुरंत आकस्मिक रूप से दिखते हैं, और जो कुछ बल होते हैं वो आपको नहीं दिखते हैं। जैसे कोई पर्वत का निर्माण हो वो आपको नहीं दिखेगा। मतलब पटल विरूपणी बल के अंतर्गत ऐसे बलों को ऐसा ये बल है, ये इसे बोलते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्स बोलते हैं। ये ऐसा बल है जो आपको महसूस नहीं हो सकता, बहुत ही धीमी रफ्तार से बल आपको देखने को मिलेंगे। जो आकस्मिक अंतर्जात बल हैं, सडन इंडोजेनेटिक फोर्स जो होते हैं, ये तुरंत आपको देखने को पता चलेगा कि जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस तरीके से आपको ये तुरंत पता चलता है, आकस्मिक अंतर्जात बल होते हैं। तो जो पटल विरूपणी बल या डायस्ट्रॉफिक फोर्स है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैंने बताया ना कि मतलब ये बहुत धीमी रफ्तार से आपको पता नहीं चलेगा। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है महादेश जनक बल या महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। अब इसमें देखेंगे तो एपेरोजेनेटिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्स के नाम से दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक महादेश जनक बल या मतलब महाद्वीप निर्माणकारी बल भी बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है, पर्वत निर्माणकारी बल है। अब महादेश जनक बल क्या होता है या पर्वत निर्माणकारी बल क्या होता है, दरअसल हम बात करेंगे तो ये जो बल होता है ये मुख्य रूप से हम देखें तो ये ऊर्ध्वाधर रूप से काम करता है। मतलब कि ये क्षैतिज ना होकर के ऊर्ध्वाधर काम करता है। मतलब कि अगर जो किसी महाद्वीप निर्माणकारी बल ना, मतलब किसी महाद्वीप का कोई हिस्सा ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए, उसको हम लोग बोलते हैं महादेश जनक या महाद्वीप निर्माणकारी बल। ये दरअसल बल कैसे ऊर्ध्वाधर रूप से काम करते हैं, याद रखिएगा कैसे, ऊर्ध्वाधर रूप से। अब इसमें देखेंगे तो मैंने भी बताया आपको कि ये दो तरीके से काम करते हैं, एक ऊपरीमुखी और एक अधोमुखी। ऊपर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स में क्या होता है कि एक होता है कि उत्थान और निर्गमन। मतलब कि अगर जो किसी भूखंड का उत्थान ऊपर की ओर जाए, मतलब महाद्वीप का कोई हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, उसको बोला जाता है उत्थान, मतलब कि इमरजेंस। दूसरा उत्थान है अपलिफ्टमेंट। ये क्या होता है कि मतलब एक है उत्थान का मतलब अपलिफ्टमेंट और निर्गमन का मतलब इमरजेंस। अब इमरजेंस क्या होता है, मतलब निर्गमन क्या होता है, जैसे कोई भी मान लीजिए जैसे कोई
सागर तल से कोई भूखंड ऊपर की ओर उठ जाएगा, जब कोई सागर तल से सी लेवल से जब कोई भूखंड ऊपर की ओर उठ जाएगा तो उसको इमरजेंस बोलेंगे, निर्गमन बोलेंगे। उत्थान का मतलब कोई ऑलरेडी वो भूखंड ऊपर ही उठा हुआ है लेकिन वो ऊपर और उठ जाए, मतलब कि सागर तल से तो पहले से ही ऊपर उठा हुआ है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोई ये भूखंड है और ये मान लीजिए ये क्या है, सागर तल है, ये क्या है, सागर तल है। अब सागर तल से ये वाला भूखंड और ऊपर उठ जाए तो इसको बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा उत्थान। मतलब इसी भूखंड का और ऊपर उठ जाना उत्थान है। लेकिन अगर जो ये वाला हिस्सा, यहाँ से कोई हिस्सा ऊपर उठ जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, निर्गमन। तो याद रखिएगा, उत्थान और निर्गमन, अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस दोनों याद रखिएगा। ये उत्थान हो गया, ये अपलिफ्टमेंट हो गया, दोनों याद रखिएगा। उत्थान और इमरजेंस दोनों, मतलब उत्थान, अपलिफ्टमेंट, निर्गमन, इमरजेंस। ये ऊपर मुखी मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है, ये महादेश जनक बल में अंतर्गत आएगा। दूसरा है अधोमुखी बल। अधोमुखी बल क्या होता है, मतलब किसी हिस्से का, अभी मैंने बताया कि हिस्सा ऊपर की ओर उठा था तो इसको बोला गया ऊपरमुखी, और जब हिस्सा नीचे की ओर जाएगा तो उसको बोला जाएगा अधोमुखी, डाउनवर्ड फोर्स बोलेंगे। इसमें दरअसल दो तरीके से होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि मतलब जैसे कभी मैंने बताया आपको हिस्सा ऊपर की ओर उठा, तो मान लीजिए यही जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा नीचे आ जाए, मतलब सागर तल के ऊपर रहे नीचे आ जाए, तो इसको बोला जाएगा अवतलन, सबडक्शन बोलेंगे। और दूसरा बोलेंगे निमज्जन, मतलब सबमर्जेंस। तो निमज्जन का मतलब यही, जो सागर तल से कोई हिस्सा ऊपर उठा हुआ था वो सागर तल के नीचे चला जाए, मतलब कोई ऊपर उठा हुआ हिस्सा सागर तल के नीचे चला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हिस्सा जब नीचे आ जाएगा तो ये इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा निमज्जन, और उसको क्या बोलेंगे, अवतलन। अब इसमें एक तो मैंने बता दिया आपको, जो ये थ्योरी थे मैंने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं पर्वत निर्माणकारी बल कौन से होते हैं। पर्वत निर्माण, ये भी मैंने बताया था कि जो ये बल होते हैं ये कैसे होते हैं। ये होते हैं कि आपको ऊर्ध्वाधर रूप से ये बल लगते हैं, तो ऊर्ध्वाधर बल लगते हैं। और ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये लगते हैं क्षैतिज रूप से लगने वाले बल होते हैं। कैसे होते हैं, क्षैतिज रूप से लगने वाले बल होते हैं। अब क्षैतिज रूप से बल कैसे लगेगा, क्षैतिज रूप का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि क्षैतिज रूप से जो लगने वाले बल होते हैं वो क्षैतिज रूप से इस तरीके से लगते हैं, या या तो एक दूसरे के पास आएंगे या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो याद रखिएगा, एक दूसरे के पास या तो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कोई प्लेट होती है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, ये या तो एक दूसरे के पास आती हैं या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो जो ये लेकिन क्या होती है, क्षैतिज रूप से संचलन करते हैं। तो इस तरह के बलों में क्या होता है, क्षैतिज रूप से संचलन होता है। तो इसमें अगर जो देखेंगे तो इसमें मुख्य रूप से इसको दो पार्ट में, पर्वत निर्माणकारी, ओरोजेनेटिक पर्वत, ओरो मतलब पर्वत, जेनेटिक मतलब निर्माण, मतलब ओरोजेनेटिक फोर्स, इसको लैटिन भाषा में इसका मतलब है ओरोजेनेटिक, वहीं से निकला है, पर्वत निर्माणकारी बल है। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है तनाव और दूसरा है संपीड़न। तनाव मतलब क्या होता है कि भूपटल का टूटना, तो या क्रिस्टल फ्रैक्शन बोलते हैं, फ्रैक्चर बोलेंगे, मतलब भूपटल का टूटना जो होता है वो तनाव मतलब टेंशन, और संपीड़न मतलब कंप्रेशन, मतलब कि पास में आना। तो ये क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाएगा वलन बोलेंगे या संपीड़न बोलेंगे। और जो दूसरा जो होगा तनाव का मतलब क्या होगा कि ये दूर चले जाना, मतलब टूट जाना, उसको तनाव बोला जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने ये मार्कर लिए हुए हैं, इस पर क्या है कि अगर जो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ पे टूट जाएगा, मतलब एक टेंशन की वजह से, मतलब तनाव की वजह से क्या होगा कि एक टूट जाएगा, इसको बोला जाएगा टेंशन। लेकिन अगर इसको हम फोल्ड कर दें, काफ़ी तेज़ी से जोर लगा दें, तो इसको बोला जाएगा वलन, मतलब इसमें फोल्ड पड़ जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, वलन बोला जाएगा। अभी हम आगे बात करेंगे इसको। तनाव टेंशन बोलते हैं, भूपटल पर टूटना होता है, मतलब इसमें जो तनाव के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है वो भूपटल का टूटना होता है, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फ्रैक्चर। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, चटगन और भ्रंशन। और इसके बाद हम बात करेंगे संपीड़न, कंप्रेशन की बात करेंगे। कंप्रेशन की, इसमें तो भूपटल का मुड़ना होता है, क्रिस्टल बाइंडिंग बोलते हैं इसको। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो तरीके से प्लेटों के आसपास खसकने की वजह से क्या होता है कि बीच का हिस्सा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल बाइंडिंग बोलेंगे। इसमें अगर जो देखें तो मुख्य रूप से इसमें दो तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक है संवलन, एक है वलन। लेकिन पहले आइए इसको देखते हैं, चटकन और भ्रंशन क्या होता है। दरअसल दो, मान लीजिए जैसे मैंने भी बताया कि दो प्लेटें एक दूसरे के, या दो भूखंड एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इनके पास आने की वजह से एक दूसरे से जब मैं बात कर रहा हूँ टेंशन की, तो आइए इसी को ही मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक ही
को मैं मान लेता हूँ, जैसे ये हो गया। अब ये एक पास में है, अगर जो इसी से बीच में अगर जो ये एक हिस्सा इसका इस तरफ जाए, एक हिस्सा इस तरफ जाए, तो पहले इसमें जो दरार पड़ेगी उसको बोला जाएगा क्रैकिंग। और उसके बाद में अगर जो टूट के अलग हो जाएगा तो उसके बीच में एक भ्रंश घाटी जैसी बन जाएगी इस तरीके से, ये हिस्सा, तो ये हिस्सा बीच का हिस्सा धंस जाएगा नीचे, तो इसको बोला जाएगा भ्रंशन। भ्रंशन मतलब फाल्ट, बीच से टूट जाना, उसको क्या बोला जाएगा, भ्रंशन बोला जाएगा। लेकिन जब पहले जो दरार पड़ेगी उसको चटकन या क्रैकिंग बोला जाएगा, तो उसको याद रखिएगा, चटकन और क्रैकिंग। हालांकि ये वाले टॉपिक जो है तो जो मैं ये भ्रंशन है, इसमें कई तरीके के भ्रंश आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको डेथ वैली हम लोग पढ़ते हैं, जैसे वैली वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं उस तरीके से। तो आखिर जो वैली वगैरह कैसे बनती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे तो उनके इसमें कई सारे विवाद भी होंगे जिसमें बात की जाएगी। जैसे हम लोग जो भ्रंश घाटी जो हम लोग पढ़ते हैं, तो आखिर रिफ्ट वैली वो उसको लेकर के विवाद की स्थिति भी बनेगी कि आखिर रिफ्ट वैली का निर्माण भ्रंशन से हुआ है या फिर बात करें तो वलन से हुआ है। तो इसके ऊपर अलग अलग वैज्ञानिक अपने तर्क भी देंगे, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल अभी आप जो भ्रंश घाटी है उसको आप इतना याद रखिए कि वो किससे बनी है, वो भ्रंशन की वजह से बने। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, हालांकि ये मैं आगे चल करके बताऊंगा। जैसे भी मैंने बताया आपको, देखिए जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ये हिस्सा क्या होगा, जो पहले मान लीजिए आपस में जुड़े हुए थे, ये हिस्सा क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। ये हिस्सा क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भ्रंश घाटी। अब भ्रंश घाटी बोलेंगे, अब ये नीचा हिस्सा जब नीचे बैठ जाएगा तो ये जो नीचे की घाटी है भ्रंश घाटी, और इसकी दीवार जो है ये कहलाती है ब्लॉक माउंटेन। ये क्या कहलाएंगे, ब्लॉक माउंटेन। उल्टे मेज के जैसी आकृति बनती है, इसको क्या बोला जाएगा, ब्लॉक माउंटेन भी बोलेंगे। तो इसको याद रखिएगा, ब्लॉक माउंटेन। अब इसमें और आपको बता दूं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये इसमें कई सारी इसमें आकृतियां वगैरह बनेंगी जिनको हम आगे चल करके इसके बारे में बताएंगे। और इसमें कई सारे आपको नाम भी आपको देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से नाम हैं। जैसे भ्रंश घाटी का अलग नाम आपको देखने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। संपीड़न की बात करेंगे तो मैंने बताया वो कंप्रेशन, भूपटल का मुड़ना, क्रिस्टल बाइंडिंग बोलते हैं। इसमें दो तरीके, संवलन और वलन। अब जैसे मैंने बताया कि दो जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उससे होता है बाइंडिंग। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कॉपी को लेकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि ये मेरे पास एक रजिस्टर है, इस पे जैसे मान लीजिए इसको अगर हम इस पे ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर देंगे तो ये क्या होगा, हिस्सा बीच से ऊपर उठ जाएगा। ये हिस्सा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। लेकिन अगर जो ये हिस्सा काफ़ी बड़ा है, बहुत दूर तक काफ़ी बड़े क्षेत्रों में जब अगर जो होता है तो इसको बोला जाता है संवलन या वैपिंग, और दूसरा है वलन या फोल्डिंग। तो ये इसको याद रखिएगा, संवलन और वलन। वैपिंग मतलब कि जब ये दूर काफ़ी बड़े क्षेत्र पर होता है तो उसको संवलन बोलते हैं, लेकिन जब छोटे हिस्से पर होता है तो उसको वलन बोलते हैं, मतलब फोल्डिंग बोलते हैं। तो वलन और वैपिंग दोनों को आप याद रखिएगा, इसमें आपको प्रश्न मिल सकते हैं। संवलन और वलन में क्या अंतर है, तो वलन, संवलन क्या होता है, काफ़ी बड़े एरिया पर होता है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, संवलन। संवलन का छोटा रूप वलन होता है, उसको आप याद रखिएगा। तो इसके संवलन और वलन। अब इसमें संवलन में दो तरीके से, उत्संवलन, अवसंवलन, डाउन वैपिंग, अप वैपिंग ऊपर उठना और नीचे जाना, तो इसे दोनों पार्ट में डिवाइड किया गया है। अप वैपिंग मतलब ऊपर की तरफ उठना, और अवसंवलन मतलब नीचे की तरफ जाना। अब वलन में भी आपको कई सारे आपको देखने को मिलेंगे, जब मैं आप आगे चल करके आपको बताऊंगा कि वलन कैसे होता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि मैंने इसको पहले ये टॉपिक बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा जिसमें बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। दरअसल ये दो टॉपिक, एक वलन और एक भ्रंशन, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपको परीक्षाओं में ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टॉपिक मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, भ्रंशन और वलन। ये आप चार्ट बना लीजिएगा, चार्ट बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं ये जो भी टॉपिक है, ये तो एक तरीके से कह सकते हैं चार्ट है। चार्ट के बाद में इनमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे उनको हम आपको बताएंगे। तो इनको आप याद रखिएगा, जो मैंने आपको बताया, आपको उदाहरण देकर के जो मैंने बताया, आप लोग इनको याद रखिएगा। अब और जब हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा बहिर्जात बल। मैंने बताया कि अब इसमें जैसे कुछ चट्टानें ऊपर उठ रहे हैं, कुछ अंदर धंस रही हैं। अब इनसे उठने और धंसने के क्रम में जब हम देखेंगे तो जो अंतर्जात बल जो होता है वो क्या करता है, भूपटल पर परिवर्तन लाता है, यहाँ पर बहुत सी आकृतियाँ बनाता है, और उनको समतल करने के लिए अब जब देखेंगे तो क्या होता है कि उनको समतलीकरण में बहिर्जात बलों की जरूरत पड़ती है। बहिर्जात बल क्या करते हैं कि जो अंतर्जात बलों से निर्मित आकृतियाँ होती हैं उनका समतलीकरण करने का काम जो है वो बहिर्जात बल करते हैं। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा में आपको इससे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आइए देखते हैं आखिर कि ये बहिर्जात बल क्या होता है। बहिर्जात बल का मतलब अनाच्छादन आप कह सकते हैं, डिनोटेशन, या मतलब कि क्या करना कि बराबर करना, मतलब कि जो स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं उनको क्या करना, समतलीकरण का कार्य करना, वही
इनका मुख्य रूप से काम है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है अपक्षय, एक है अपर्दन। अब आखिर अपक्षय अपर्दन क्या होता है? दरअसल अपक्षय और अपर्दन का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे अपक्षय का मतलब होता है किसी चट्टान का अपने ही जगह पर टूटना, उसको क्या बोलेंगे? अपक्षय बोलेंगे। लेकिन अगर जो उसके बाद में उस चट्टान का टूटे हुए भाग का आपस में टूटना और उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो अपर्दन कहलाता है। वेदरिंग और इरोजन दोनों आप याद रखिएगा कि इसका मतलब है कि चट्टान का उसी जगह पर टूट जाना। अब इसमें भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि अपक्षय कई तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि अपक्षय जो है वो मानव जनित भी हो सकता है, मानव ने कोई पत्थर पहाड़ी तोड़ दिया। दूसरा है कि रासायनिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय वगैरह भी देखने को मिलेगा कि मतलब आखिर जो चट्टानें हैं उनमें अगर जो उनमें कुछ रासायनिक रूप से उनमें परिवर्तन देखने को मिले, उस वजह से क्या हो कि वो चट्टानें टूट करके अलग हो जाएं। इसमें हमें देखने को मिलेगा बहुत सारे बारिश वगैरह हो जाए, या और भी कई सारे कारण हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों कारणों की चर्चा करेंगे। तो ये अपक्षय के अंतर्गत और अपर्दन के अंतर्गत, अपर्दन भी कई तरीके से हो सकता है, इसकी बात करेंगे। तो ये भी अपर्दन की अगर हम बात करेंगे तो अपर्दन, हालांकि इसमें हमें देखने को मिलता है कई सारे अपर्दन के अंतर्गत कार्य करने वाले बहुत सारे स्रोत हैं, जिसमें से हम बात करेंगे नदियाँ भी अपर्दन का कार्य करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, पानी के साथ में बहुत सारे अपने साथ मलबा बहाना, भूमिगत जल हो, पवन हो, हिमानी हो, सागरी जल हो, इसमें भी बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे घर्षण आएगा, सन्नि घर्षण आएगा, प्लकिंग आएगा, बहुत सारे इसमें उत्पाटन आएगा, बहुत सारे इसमें नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो उनको हम जब ये सेक्शन जब बताएंगे तो उनमें हम आपको बता देंगे। जैसे नदियाँ अपने साथ बहती हैं तो बहुत सारी, जैसे एक घर्षण होता है कि जैसे मान लीजिए नदियाँ अपने पास के चट्टानों को रगड़ेंगी तो उसके पास में छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ देंगी, फिर वो टुकड़े आपस में टकराएंगे तो उनको सन्नि घर्षण कहेंगे, तो सन्नि घर्षण भी आएगा। भूमिगत जल भी क्या करेगा कि वो जो चूने के प्रधान चट्टानों को जो केमिकल जो उनका है उनको कह सकते हैं कि घोल कर अलग कर देगा, अपने साथ में घुला देगा। चूने की जो कास्ट स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं, जैसे स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और भी बहुत सारी में देखने को मिलती हैं। पवनों के द्वारा निर्मित आकृतियाँ, पवन भी क्या करते हैं कि चट्टानों का निर्माण काट के, इसमें भी दरअसल देखेंगे तो बहुत सारी मतलब कि अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक अलग अलग प्रक्रियाएं बनेंगी। तो इसमें बहुत सारे हम आपको ऐसे ऐसे सेक्शन बताएंगे कि आपको जो आप पहली बार शायद नहीं पढ़े होंगे, इससे पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन ये कह सकते हैं जब दोबारा बता रहे हैं तो आप उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करके नई नई चीज़ें हम बताएंगे आपको, जो पहली वीडियो में मैंने नहीं बताई थी। हिमानियों के द्वारा भी होगा, हिमानियों को निक्षेप जनित और दूसरा हम अपर्दन जनित दोनों आकृतियों को पढ़ेंगे। सागरी जल में भी इसी तरीके से हम देखने को मिलेगा कि आखिर सागरी जल से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती है। आप एक बेसिक रूप से तो आप पढ़े होंगे। हालांकि जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा वो हम बात करेंगे फाल्ट की। फाल्ट के बाद हम बात करेंगे वलन की। वलन में भी दरअसल बहुत सारे हमें देखने को मिलता है, ऊपर अपनति, अभिनति, उसमें भी नापे देखेंगे कि जब एक चट्टान दूसरे के ऊपर चली जाती है तो खिसक जाती है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो वलन में अब इसमें कोड देखेंगे, नति कोड देखेंगे, तो और नति लंब क्या होता है, बहुत सारे इसमें जो डिप क्या होता है, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। ये सेक्शन थोड़ा सा आपको जो ये पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन वलन का लगेगा। इसके बारे में आपको डीप में बताएंगे, वलन और भ्रंशन दोनों बताएंगे। हालांकि भ्रंशन में पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। और भ्रंशन से हार्ज पर्वत क्या होता है, ये सब आपको बताएंगे। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट। बाकी ये दरअसल देखें तो पूरा जो हम लोग पढ़ते हैं जो जियोमॉर्फोलॉजी, तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जो आप लोग नॉर्मल में आप ज़्यादा नहीं ध्यान देते हैं या किताबों में सीमित दायरे में मिलता है। और जब आप कोई इस तरीके का ज्योग्राफी ओरिएंटेड कोई एग्जाम वगैरह देने जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते हैं। और खास करके यहाँ की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, वन डे अगर जो एग्जाम है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप अगर जो एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ से स्थलाकृतियों से प्रश्न आपको बहुत मिलेंगे। और ऐसी स्थलाकृतियाँ बता दी जाएंगी जो आप शायद कभी नॉर्मल किताबों में आपको मिलते भी नहीं हैं उनके प्रश्न। तो वो भी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ वगैरह बनेंगी, क्या कैसे होगा, सब कुछ बनाएंगे। तो बोर्ड पे सब डायग्राम बना करके आपको इसके बारे में बताएंगे कैसे कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती, किसको क्या बोलते हैं। तो ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे भ्रंश की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।